डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड की, ठीक है, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके बीच में डिफरेंसेस की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हमारी जो बात होगी वो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 4 टाइप्स में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया है। फर्स्ट होगा आपका आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है हमारा मेटेलिक, तीसरा हमारा होता है कोवेलेंट, और फोर्थ वाला जो हमारा होता है वो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स आपके हैं जिनमें इसको डिवाइड किया गया, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इनकी बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। यहां पर मैं लिख देता हूं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। या के एक तरह से टेबल बन रही है पूरी। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमें पता करना है वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक की अगर हम बात करेंगे, आयनिक के अंदर कौन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? आयंस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, या तो कैटायन होंगे या फिर एनायन होंगे। अगर मेटेलिक की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे? आपके मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपके नॉन मेटल एटम होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे? आपके एटम्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे, या तो आपका कैटायन हो सकते हैं और या फिर अनायंस हो सकते हैं। मेटेलिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होते हैं मेटल्स, ठीक है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेटल एटम्स। यहां पर जो आपके रहेंगे वो होंगे नॉन मेटल एटम्स, और यहां पर जब हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की बात होगी या फिर मॉलिक्यूलर एटम्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब बात करते हैं कि बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही सॉलिड अपनी शेप लिए हुए होते हैं। तो हम सबसे अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आयनिक जो है, तो आयनिक आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके बीच में कौन से वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे? आयनिक के अंदर कौन से वाले होते हैं? हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारी फॉर्म के अंदर तो हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, लेकिन उन्हें कौन से फोर्सेस बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये कौन से फोर्सेस होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मेटेलिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेटेलिक की फॉर्म के अंदर कौन से वाले बॉन्ड होंगे? आपके मेटेलिक बॉन्ड होंगे, मेटेलिक बॉन्ड। और कोवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में कौन से वाले बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर की बात करें अगर हम, मॉलिक्यूलर एटम्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसके अंदर जो फोर्सेस होंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा? तो इनके बीच में कौन से वाले फोर्सेस काम करेंगे? वान डर वाल फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात हो गई, हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं बात लिख देता हूं यहां पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयनिक की बात करते हैं। आयनिक की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक जो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं
इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होंगे तो इनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ज्यादा हाई होंगे। क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हायर होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें मेटेलिक की, तो मेटेलिक की में भी क्या होगा? इनके बीच में भी फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे। अगर हम बात करें कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट के बीच में जो आपके कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनके बीच में जो आपके बॉन्डेड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी क्या होगा? आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बहुत ज्यादा होगा। किनकी कंपैरिजन में? इनकी कंपैरिजन में। क्योंकि इनको तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आयन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और इनको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। बट कोवेलेंट की अगर हम बात करें तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? वेरी हाई होगा। और इनका कैसा होगा? क्योंकि इनके बीच में वन टू वन फोर्सेस है तो इनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? आपके लोअर बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है। तो हमारी बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की हुई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हुई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की हुई। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के, तो हम बात करेंगे अब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक की हम बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, बट किसकी फॉर्म में होंगे? इन मोल्टन स्टेट, ओनली इन मोल्टन स्टेट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी अगर हम NaCl की बात करें, जब भी आप NaCl लेंगे अगर वो सॉलिड की फॉर्म में होता है तो क्या कंडक्टिविटी होती है? उसके में कंडक्टिविटी कंडक्टर होता है? नहीं होता है, उसके बीच में कुछ भी पास नहीं होगा। बट अगर हम उसको क्या करेंगे? उसको तो ब्रेक डाउन करते हैं, अगर Na+ और Cl में आयन की फॉर्म में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा एक गुड कंडक्टर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन मोल्टन स्टेट। मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? आपके गुड कंडक्टर होते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट कंडक्टिविटी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट का जो कंडक्टिविटी होगा आपका, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा होता है? इनका लोअर कंडक्टिविटी होता है और इसका भी क्या होता है? लोअर कंडक्टिविटी होता है। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं और ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं। और इनकी अगर बात करें तो ओनली इन मोल्टन स्टेट ही ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। अगर इनके फिजिकल बिहेवियर की भी अगर हम बात करते हैं, फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर मींस आपका जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा या रिजिड होगा, वेरी हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर मेटेलिक की अगर हम बात करें तो मेटेलिक जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा हार्ड होते हैं, तो सॉफ्ट टू हार्ड होते हैं। और अगर हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये जो होते हैं आपके ब्रिटल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट बोल सकते हैं इसको, हार्ड एंड सॉफ्ट। बात करेंगे अगर मेटेलिक की तो ये होते हैं हार्ड टू सॉफ्ट, हार्ड टू सॉफ्ट। कोवेलेंट की बात करते हैं तो ये होते हैं वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और ये जो है आपके ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या थी? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज से हम लोग पहचान सकते हैं कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक बार फिर से मैं वापस से आपके रिवाइज करवा देता हूं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात किया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, या तो कैटायन की फॉर्म में होगा या आपका एनायन की फॉर्म में होगा। ठीक है। अगर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें किसकी फॉर्म में होंगे? मेटल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और अगर हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटल एटम्स की फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे।
और जब मॉलिक्यूलर की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो बात है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब बात करेंगे पीछे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आयनिक के अंदर कौन से वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगे। तो इनके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इस और यहाँ मेटेलिक की बात करें तो इनके बीच में कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट की बात करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में कौन से फोर्सेज होते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं। वेरी वीक फोर्सेज होते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? हायर होंगे। ठीक है, मेटेलिक हैं तो इनके भी ज्यादा होंगे। और कोवेलेंट है तो इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो उनको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते और उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा हायर होते हैं। मॉलिक्यूलर की बात करें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिल्कुल लोअर होते हैं। थोड़ा सा अपने टेम्परेचर दिया और ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ओनली मोल्टन स्टेट में ही ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। बट मेटेलिक की बात करें तो ये हाईएस्ट कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और अगर कोवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके लोअर कंडक्टर होते हैं, लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर की बात करें तो ये भी आपके लोअर कंडक्टिविटी शो करते हैं। फिजिकल बिहेवियर की हमने बात की थी, ये हार्ड एंड थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये भी आपका हार्ड टू सॉफ्ट होता है। और कोवेलेंट की अगर बात करें तो ये वेरी हार्ड होता है। और मॉलिक्यूलर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा आपका सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आयनिक जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एग्जाम्पल है NaCl हो सकता है, आपका KCl हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इनकी जो आयंस की फॉर्म में हमने बात किया तो ये कैसे आपका आयंस की कंडक्टिविटी भी कैसे शो करेगा? आपका Na+ अलग हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, इधर पोटेशियम अलग हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? NaCl हो सकते हैं, आपके KCl हो सकते हैं। अगर मेटेलिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कौन कौन से होंगे? जैसे आपका आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, ठीक है, आपका कॉपर हो गया, ठीक है, और ये कौन से वाले होंगे? आपका NaCl हो गया, आपका KCl हो गया। कोवेलेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोवेलेंट के इसमें कौन कौन से? जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, आपका सिलिका हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड हो गया। अगर हम मॉलिक्यूलर की बात करें तो मॉलिक्यूलर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं? H2O का हो गया, CO2 हो गया। तो ये क्या है? इनके एग्जाम्पल होंगे। तो ये तो बात हुई आपकी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब हम आगे के चैप्टर अब आगे बात करते हैं लैटिस की। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए लैटिस स्टार्ट करते हैं। सो गए, अब हम बात करते हैं लैटिस की। अब लैटिस क्या होता है? लैटिस की अगर हम बात करें तो लैटिस हम बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा इसमें 3D के रूप में। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लैटिस बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं लैटिस। डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D नॉन एज लैटिस। और हम ये भी बोल सकते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ point in 3D। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लैटिस बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा अगर हम लैटिस की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि एक तरह से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। जो आपके पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े और आपस में जुड़ के और एक उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लैटिस बोल सकते हैं।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स है, रेगुलर अरेंजमेंट है, एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक। ये क्या है आपका पूरा रेगुलर अरेंजमेंट है। दूसरा वाला जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स हमने कहां लगाया, यहां लगाया, यहां पर लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, फिर वापस से कहां लगाया, वापस से हमने यहां लगाया, यहां लगाया, फिर यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया और यहां लगाया। ये क्या हो गया, एक तरह से रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो हमने ये बोला रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि हमने जो रेगुलर अरेंजमेंट किया है, एक आपके जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर लगाए हैं और कुछ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर लगाए हैं। अब यहाँ पर लगाने का क्या है सिस्टम, आपने देखा होगा कभी भी अगर आपके घर के अंदर या आपने कभी लड्डू को जमाया हो, ठीक है, या कोई भी गोल चीज को आपने जमाया हो, तो आपने देखा होगा एक लाइन, तो हम वैसे कई तरीके होते हैं उसको जमाने के, कैसे भी जमा सकते हो, बट आपने देखा होगा कि ऐसे 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 जमाया, फिर दूसरा वाला अपना लगाते हो, यहाँ पर लगाते हो, फिर यहाँ 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 यहाँ, या आप चाहो तो दूसरे तरीके से इनके ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी, इस वाले में होगी। कैसे, जैसे एक यहाँ पर है तो उन दोनों के बीच में आपने एक को जमाया, फिर ये यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में एक को जमाया, फिर इन दोनों के बीच में एक को जमाया। इस केस में आपकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो ये लैटिस के लिए 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाया, तो उसमें भी हमने जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया वो इस वाली फॉर्म के अंदर अरेंज किया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो हमने बात किया अभी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो ये जो आपके पॉइंट है इन्हें हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। और ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल की। सो गाइस, अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म ए लैटिस। एक छोटी छोटी जो 3D यूनिट्स होती है जिनसे मिलकर एक बड़े लैटिस का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल की हम डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट which can form a lattice after repetition, after repetition। मतलब क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी 3D यूनिट है उन्होंने मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो छोटी छोटी 3D यूनिट है इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो आपने कभी भी एक दीवार को देखा होगा, कोई भी जो दीवार है आपकी, तो अगर हम वॉल को देखते हैं तो वो दीवार किससे बनी हुई होती है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ये देखो, ये छोटी छोटी ब्रिक्स होती है और ब्रिक्स को अरेंज किया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपकी जो छोटी छोटी ब्रिक्स होती है इनसे मिलकर आपकी दीवार बनी होती है। आपकी जो ब्रिक्स है एक तरह से इसे क्या बोल सकते हैं हम, 3D यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स आपकी 3D यूनिट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आपने क्या किया, इसको अरेंज किया तो एक बड़ा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैटिस बोल सकते हैं। और ये 3D यूनिट है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं यूनिट सेल। अब आपका जो लैटिस है वो कैसे बनता है वो मैं आपको बता, सॉरी यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल से लैटिस कैसे बनता है वो आप एक बार देख लीजिए। जो हमने अरेंजमेंट किया था वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया था। ये आपके क्या थे, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स थे। इसी तरह से अरेंज थे। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर था इस तरीके का था। इस तरीके का क्यों था, क्योंकि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है बहुत अच्छे से होती है। ये आपका अरेंजमेंट था और ऐसे। अब ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है, इनको इन्होंने क्या किया, यूनिट सेल की फॉर्म। अब यूनिट सेल कैसे बनेगी, देखो इस तरीके से आपका यूनिट सेल बन सकता है। अभी थोड़ा सा एक और हम लाइन ले लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब हमने क्या किया, यहां से इनको
जोड़ दिया, ये और ये, ठीक है। इसको भी हमने जोड़ दिया, ये और ये, इसको हमने इससे जोड़ा, इसको इससे, है ना, इसको हमने जोड़ा इससे, इसको हमने जोड़ा इससे, और इसको हमने जोड़ा इससे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिट सेल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट व्हिच कैन फॉर्म अ लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। ये जो आपका स्मॉल यूनिट है, जो आपकी यूनिट सेल है, ये क्या होगा, एक के बाद रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, और क्या बनाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो क्या होता है, आपका लैटिस होता है। और जो ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब ये आपका यूनिट सेल हो गया, इसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल। अब इसको वापस से रिपीट करोगे तो फिर सब रिपीट कर सकते हैं। आपने इसको क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, फिर आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर ये आपने ऐसे जोड़ दिया, फिर आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ा। तो ये क्या हो गया आपका, ये देखो 2 हो गए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका एक बड़ा लैटिस बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल, ओके।